अंकित, अब अमेरिका क्या करेगा भाई? आप जितनी समझ रखते हैं इस पूरे रीजन की और जो कुछ आप डेवलपमेंट दिन ब दिन देख रहे हैं, एक तरफ तो ट्रम्प कह रहे हैं भाई सब हो गया, सब क्लियर है, रिजीम चेंज हो गई है, सब गिफ्ट भी आ गया, सब सॉर्टेड है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान कह रहा है किससे बात कर रहे हो? जब आपने पूरी रिजीम ही खत्म कर दी, जंग जीत ली, तो बात किससे कर रहे हो? कौन है नुमाइंदा? कुछ नहीं बता रहे हैं। फिर उसके बाद ईरान कह रहा है किसी भी तरह की कोई टॉक्स कहीं नहीं हो रही है। वो बार बार इस बात को दोहरा रहा है और हमले भी और ज्यादा तेज कर रहे हैं, भले ही ट्रंप ने 5 दिन की टाइम बाइंग की है। तो ट्रंप इस युद्ध से निकलना चाह रहे हैं या फिर ट्रंप एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं? जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि उनकी ट्रूप्स की मूवमेंट हो रही है, पैरा ट्रूपर्स आ रहे हैं, उनकी रसद आ रही है, सब तमाम चीजें जो है इकट्ठी हो रही हैं। ये 5 दिन उन्होंने टाइम बाय किया है सोल्जर्स ऑन ग्राउंड उतारने के लिए, खर्क को कब्जाने के लिए। वर्तमान स्थिति को अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो अब ईरान उस स्थिति में चला गया है जहां पर आप उसका जो छुटमुट नुकसान कर रहे हैं, रोज एक बम गिरा देते हैं, कुछ बिल्डिंग्स तोड़ देते हैं, 4 लोगों को मारने की सूचना दे देते हैं। ईरान अब उस जोन में चला गया कि इन सूचनाओं से अब उसे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। लेकिन वो जो दूसरा खुद के पास गोला रखकर बैठा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर गिराने की धमकी भर दे देता है, उससे पूरे बाजार में टेंशन का माहौल बन जाता है। आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने से, चाहे फर्टिलाइजर सप्लाई की बात हो रही हो, ऑयल क्रूड की बात हो रही हो, या फिर हम हमारी अपने एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो, या फिर गल्फ नेशन से भारत आने वाले रेमिटेंसेस की बात हो रही हो, ये सब चीजें प्रभावित होने लगती हैं। अगर आप एक साथ उठाकर देखें तो पाकिस्तान के अंदर वर्क फ्रॉम होम की बात अनाउंस हो गई है, श्रीलंका में हो गई है, बांग्लादेश में क्राइसिस है, जापान ने अपने जो रिजर्व स्टॉक हैं वो बाहर निकाल दिए हैं, जो साउथ कोरिया के जो पीएम हैं वो जाने वाले थे चाइना की यात्रा पर, वो कैंसिल कर चुके हैं, क्योंकि हर देश में कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आई है। भारत खुद अपने संसद के अंदर ये सुन रहा है कि हमें कोरोना जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ट्रंप चाहे जो भी कहें, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे की पॉइंट को, या फिर कहिए चिकन नेक को पकड़ करके ईरान बैठा हुआ है। अब 2 स्थितियां बनती हैं, या तो अमेरिका और इजराइल खुद हट जाएं पीछे और ये कहने लगे कि अब हम हमला नहीं करेंगे, ईरान तुम भी अपने बढ़िया से ग्रो करो, अपना तेल बेच करके तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसे भुगत लो। कारण यह है कि ईरान के पास जब से लीडरशिप गई है तब से उनको समझाने वाले लोग चले गए हैं। तो ये बार बार पॉइंट उठ रहा है कि ये बातचीत किससे करेंगे। सच बात यही है कि ईरान के पास में इस समय लीडरशिप है ही नहीं जो डिसाइड कर पाए कि कौन हमारा फेट डिसाइड करेगा। लारिजानी को मारने के पीछे की अगर कहानी डिकोड करते हैं तो कभी टकर कार्लसन के इंटरव्यू के अंदर, जो इनके टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो डिप्टी चीफ थे अमेरिका के, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, उन्होंने ये ब्लेम किया कि इजराइल ने जानबूझकर लारिजानी को मारा ताकि अमेरिका के लिए बात करने के लिए कोई व्यक्ति ना बचे, ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरा ईरान मान ले। और आज की हालात ऐसे ही हैं, ईरान में कोई डिसाइड करने वाला फैक्टर नहीं है। तो अब 2 स्थितियां बनती हैं, या तो अमेरिका और इजराइल खुद पीछे हटे, साथ में यह कहते हुए कि देखो ईरान ने हमें कह दिया है कि अब वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, जो कि आपके सामने जिनेवा में भी जब बात हो रही थी तब ईरान कह चुका था कि भाई हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं, आप आगे तो चलो। फाइनल कंक्लूसिव डे आने वाला था और ये उठा करके गोला उस पर मार दिए। तो एक तरीके से अमेरिका पहले भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर चुका है और ओमान ने हाल ही में इस बात का आरोप भी लगाया। अब पॉइंट नंबर 2, यदि ये सब चीजों में इजराइल और अमेरिका पीछे हट भी जाता है, तो भी अगर ईरान नहीं माना तो क्या होगा? तो फिर वो होगा जिसकी आप और मैंने कल्पना नहीं की। मतलब कुछ ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाए जा सकते हैं ईरान को बिल्कुल खत्म करने के लिए, जो पूरे गल्फ और पूरी दुनिया के लिए एक लेसन हो सकते हैं। इसका एक हाल ही का वाकया मैं आपके सामने रखता हूं। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज चल रही थी, कुवैत के अंदर रेडिएशन से होने वाले नुकसान के लिए एक मैसेज डाला गया है कि अगर रेडिएशन होता है 250 किलोमीटर की रेंज पर आप और हम बैठे हैं, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए। मतलब आप ये समझिए कि ये वो देश हैं जिनको ये पता है कि एक्सट्रीम एंड क्या है। क्योंकि अगर आप वर्तमान स्थिति में ईरान को छोड़ दिए तो आप समझिए कि आप उसे सोमालिया बनाकर छोड़ दिए, आप उसे अफगानिस्तान बनाकर छोड़ दिए, जिबूती बनाकर छोड़ दिए, स्टेटलेस छोड़ दिए। वहां पर कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे से हिस्से ले लेकर के अपने हिसाब से नेगोशिएट करेगा, जहाज निकालने के 17-17 करोड़ रुपए मांगेगा, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ देगा। इसलिए या तो अमेरिका उसके साथ में यह डील कर जाए कि चलो भाई अब तुम अपना तेल बेचकर प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ो और पूरा बाजार खोल दो, अदरवाइज तुम्हें धमकाने के लिए एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये जो समय, मैंने पहले भी कहा कि टाइम बाई पीरियड चल रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है नदीम साहब, ईरान क्या मानेगा इस चीज के लिए? क्योंकि ईरान के पास अब बचा क्या है खोने के लिए?
नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान मान जाएगा। अगर ईरान को मानना होता तो वो जैसे ही खामनेई साहब का इंतकाल हुआ था या उन्हें कत्ल किया गया था वो मान जाते, और फिर उसके बाद लारीजानी जैसा इतना बड़ा लीडर उनका चला गया, वो मार जाते उसी वक्त। अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि रमज़ान भी चला गया और ईद पर वो तोहफे पे तोहफ़ा दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी अटैक और मजल ब्लास्टी को भी बहुत तेज़ कर दिया है, ख़ास तौर पर इसराइल के ऊपर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी सुना था कि वो कह रहे हैं कि हम बंकर तक के अंदर मिसाइल मार देंगे, यानी अगर आपने हमारे सिविलियन को छेड़ा। मैडम यहाँ पर एक दूसरी बात ये भी है कि ईरान ऐसा मानता है कि जितने एसेट्स उसके आसपास की कंट्रीज़ के पास है, यानी गल्फ़ में है, उतने ही मेरे पास भी हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा कंगाली की ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ, मेरे ऊपर इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं, इतना एसेट्स होने के बावजूद, इतने बढ़िया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसी जगह होने के बावजूद मुझे इतना ज़्यादा नुकसान क्यों होता है कि मेरी करेंसी लगातार डाउन पर डाउन होती जाती है, और बावजूद उसके मैं गुर्बत में भी जी रहा हूँ, गरीबी में भी जी रहा हूँ मैं, और मेरे ऊपर तब भी अटैक हो रहा है, मेरा तब भी रिजीम चेंज करने की बात की जा रही है। तो ईरान के पास तो मैडम अब खोने के लिए एक लीडरशिप थी, और वो उन्होंने समझ भी लिया, मान भी लिया कि अगर वो मर भी गए तो भी कोई बात नहीं, एक के बाद दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। और जब नए वाले आ रहे हैं नदीम साहब, कहा जा रहा है वो और भी ज्यादा कट्टर हैं और भी ज्यादा एंटी अमेरिकन है। जो नई लीडरशिप आई है वो खamenei साहब से कहीं ज्यादा, ये तो बहुत सॉफ्ट। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। खामनेई साहब तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, और उन्होंने फतवा भी दिया था इस चीज़ को लेकर के ये मानव विध्वंसक है ये एटम बम, इसलिए हम इसे नहीं बनाएंगे। लेकिन नए लोग जो भी आएंगे, चूंकि उनके ऊपर पुराने लोगों का असर उस तरीके से उनकी नेगेटिविटी को लेकर होगा कि इतने ज़्यादा सॉफ्ट होने के बावजूद अमेरिका और इसराइल ने इतनी निर्दयता के साथ उनके साथ ये सब सलूक किया है, तो वो अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली तैयार करके आएंगे। और उन्हें मालूम है कि अमेरिका किस तरह की या इसराइल किस तरह की भाषा को समझता है। देखिए, प्यार की भाषा तो समझते नहीं है दोनों मुल्क। ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो एक राष्ट्रपति होने से ज़्यादा एक बड़े बिजनेसमैन है। भाई, उन्हें अपना फ़ायदा चाहिए होता है, वो अपने रिश्तेदारों को भी साथ में रखना है। यानी इधर पॉलिटिक्स चल रही है, इधर जो कुछ भी उनका कार्यक्रम चले जा रहा, कभी वेनेजुएला में, कभी क्यूबा को लेकर, और उसके अंदर या गजा के अंदर चला, तो उसको लेकर एक रिश्तेदारों की पूरी उनकी टीम है जो कामकाज को संभालती है, उनके दोस्तों की एक टीम है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर कब्जा करने की कोशिश करते हैं या उसके अंदर अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। तो ये तो दोहरी चीजें चल रही है। तो ईरान भरोसा नहीं करेगा, ईरान झुकेगा नहीं। पूर्णिमानाथ, यहाँ पर झुकना होगा तो अमेरिका को ही झुकना होगा, या अपने लिए एक वे आउट निकालना होगा। आपको कितने चांसेस लगते हैं कि वाकई में अब ये जंग जो है सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, फुट ऑन ग्राउंड, यानी जमीन पे लड़ी जाएगी? अभी तक तो सब कुछ हवा में हो रहा था, बॉडी बैग्स अमेरिका नहीं जा रहे थे, लेकिन आपको लगता है जिस तरह से पैराट्रूपर्स भेजे जा रहे हैं, फोर्सेस को मिडल ईस्ट में रवाना किया जा रहा है, फ्राइडे तक पहुंच भी जाएगा एक ट्रूप, तो क्या अब अमेरिका ऐसी ही जंग की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, दो तीन चीज मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ट्रूप के बारे में बताया था, वहां पे ऑलरेडी 50,000 ट्रूप्स है, एक्टिवेटेड है। जो 3,000 4,000 पैरा ट्रूपर के बारे में हम लोग सुने हैं, वो लिटरली दे आर गोइंग टू रीच विद इन कपल ऑफ डेज। ये जो टाइम उन्होंने खरीदा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 5 दिन का पॉज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ही बॉट दिस टाइम। और जो बाय दैट टाइम यूएसएस ट्रिपली वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो मेरीन की बात हो रही है, वो सी राउट में जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट वो भी आजू बाजू में, वो 1 हफ्ता पहले शुरू हो गया था, तो लिटरली उसी टाइम पे वो लोग पहुंच जाएंगे। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात कह रहे हैं कि निगोशिएशन या पॉज या कोई डील या गिफ्ट, आई डोंट ट्रस्ट हिम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, पाकिस्तान मीडिएट करे, कोई और करे, सऊदी करे या ओमान करे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको यह देखना होगा हमें कि एक्चुअली ये वॉर में फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को। एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से जब मिडिल ईस्ट जलेगा, तब आर्म्स के साथ साथ तेल भी बेचेंगे, बिकॉज अमेरिका इज लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर सिंस 2018 से पहले। बेसिकली अभी जो ऑयल यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे ये बेचेंगे सारा दुनिया में। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात जब आती
आती है, वेनेजुएला और ईरान लिटरली टुडे हैज 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल, और अमेरिका उसके ऊपर कंट्रोल चाहता है. दिस इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज, दिस इज ऑल अबाउट यूएस डॉलर देखिए, जो बात अंकित ने कही थी कि ये जंग जो है हथियारों की खरीद फरोख्त, तेल और इन सब के इर्द गिर्द है. इजराइल एक बहाना है. इजराइल अपनी लड़ाई लड़ ही रहा था, वो एक बहाना है, एक रीजन है, लेकिन असली मामला जो है तेल के खेल का है. दाऊदी साहब, जिस तरह से खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका का अगला प्लान है खर्ग को किसी तरह से उसको अपने कब्जे में लेना, वहां पर अपना होल्ड स्थापित करना, और अगली लड़ाई, अगली जंग उसी के लिए होगी. और ये जो कमांडोज, फोर्सेस जो सब आ रहे हैं, ये उसी के लिए आ रहे हैं. और क्योंकि अगर आपने उस पर कब्जा कर लिया तो फिर आपने ईरान की एक तरह से लाइफलाइन ही काट दी, ईरान को ही खत्म कर दिया, कुछ बचेगा ही नहीं, अर्थव्यवस्था ही नहीं बचेगी, तेल नहीं बचेगा. तो बिल्कुल सही बात है. अगर वो प्लान हो सकता है, और उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा ईरान के लिए मुश्किल वक्त हो जाएगा. आप जब चेस खेलते हैं, चेस का गेम होता है, उसमें आप चेकमेट करने के लिए जाते हैं, तो अलग अलग तरीके से पहले तो चले आपने लीडरशिप को पूरा हटा दिया, उसके बाद भी चीजें इस तरीके से चल रही है जिसको दुनिया ने नहीं एक्सपेक्ट किया था. और अचानक से अब जब ये 5 दिन का वक्त है और उसके बाद फुट ऑन ग्राउंड की बात है, तो जाहिर है नेक्स्ट टारगेट खर्ग हो सकता है. इसमें कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी कम है. लेकिन उसके पहले 2 ऐसे पॉइंट्स हैं पिनाज जी, जो जिसपे मैं हाईलाइट अंडरलाइन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं डिस्कशन का हिस्सा हूँ. आरजू भी चली गई हैं और कुछ मुद्दों को क्लैरिफाई करना जरूरी है. जैसे एक बात बीच में आई थी कि जैसे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं गल्फ में, जैसे सऊदी अरेबिया, जो कि एयर बेसेस उन्होंने यूज करने दिया, इसकी वजह से वहां पे ईरान ने रिटेलिएट करके अटैक किया. ये बिल्कुल गलत बात है. वो इसलिए गलत बात है कि खुद ईरान के को देखा जाए, उसके बाद समझ में आएगा कि शुरू से ही कहा गया कि हम अपने एयर बेसेस को, इनिशियल स्टेज की बात करें, उन्हें इस्तेमाल करने देंगे. उसके बावजूद भी, बीजिंग एग्रीमेंट होने के बाद भी ईरान के रिलेशन ठीक है कि और बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन बीच में रिलेशन में कहीं ना कहीं बहुत एक एग्रीमेंट बना, बीजिंग एग्रीमेंट बना. उसके बाद ये तमाम चीजें बेहतरी की तरफ गई. अगर लड़ाई नहीं तो कम से कम ये थी कि डिप्लोमेसी और तमाम चीजें हो रही थी. उसके बावजूद जब रिटेलिएट करके ये अटैक किया गया और होते होते ये काफी आगे तक चला गया, तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन होता है, उसके साथ साथ बीजिंग एग्रीमेंट का भी वायलेशन है. ये मुझे क्लियर करना था, जो एक मैं कर रहा हूँ. दूसरी एक बात मुझे अहम बात बतानी, जो थोड़ा सा इससे हटके, आपके डिबेट और डिस्कशन में आप ये डिबेट बहुत अच्छे से करवाती हैं, आपके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं. मैं हर रोज डिबेट में जाता हूँ, लेकिन बहुत स्मूथ और बहुत ही, वो कहता है ना, हल्ला हंगामा नहीं होता है. तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है इसमें डिस्कशन में आके. इसलिए मुझे लगता है कि आपके यहाँ से बात बहुत दूर तक पहुंच सकती है, बहुत अच्छे से पहुंच सकती है, बहुत ही पॉलिश्ड वे में पहुंच सकती है. चलिए, लेट्स होप के पीस प्रिवेल्स. लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स, फिर चाहे वो अंकित हो, नदीम हो, कार्तिक हो, पूर्णिमा हो, आसिफ दाऊदी साहब हो, सभी इसी ओर कुल मिला के इशारा कर रहे हैं कि पीस चाहते सब हैं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, ईरान के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है. उसके लिए अब ये जंग अपने अस्तित्व की, स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है, तो वो झुकेगा नहीं. इजराइल इस जंग को किसी भी कीमत पर रोकना नहीं चाहता है. वो तो कह रहा है सालों साल चलती रहे, ईरान के खात्मे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है. सऊदी भी अपने वर्चस्व के कारण इस जंग को अभी ये नहीं चाहता है कि अमेरिका छोड़ के चला जाए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज की सुरक्षा का सवाल है और अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि इस जंग को कितना लंबा खींचा जाए.